हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ। स्वागत है आप सभी का B2E लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा। तो लास्ट टाइम पर हमने लेटेस्ट स्टार्ट कर दिया था केमिकल बॉन्डिंग में और ऑलमोस्ट ख़त्म होने को ही है अब केमिकल बॉन्डिंग अपना, है ना। कुछ टॉपिक्स बचे हैं मिनिमाइज वाले टॉपिक्स। तो देखिए ज़रा, आज का सेशन शुरू करते हैं हम लैटिस एनर्जी पार्ट 2 से। तो जो उससे पहले वाला मैंने लेटेस्ट का पार्ट बनाया था उसमें मैंने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको समझाया था। मैंने ये बोला था आपको कि मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और किस तरीके का प्रोसेस वहाँ फॉलो होता है, या वन मोल मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेट करने के लिए कौन सा एनर्जी वहाँ देना पड़ता है। वहाँ लेटेस्ट की बात भी हुई थी, लेटेस्ट एनर्जी की बात भी हुई थी, जो कि दोनों तरफ से एंडो और एक्सो दोनों होती है। तो ये सब बातें हमने की थी। हमने लेटेस्ट का ऑर्डर वहाँ देखा था कि किस तरीके से आप लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर दे सकते हैं अगर पेयर्स में आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए जाए तो, ठीक है। फॉर्मूला भी मैंने लास्ट में बताया था Q1 Q2 अपन में R। तो ये इस पेयर से या इस फॉर्मूले से आप पेयर्स के ऑर्डर वहाँ पर दिए जा सकते हैं लेटेस्ट के, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटेस्ट एनर्जी पार्ट 2। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन में क्या करने वाले हैं देखिए ज़रा, सुनिए। अब हमने लेटेस्ट का ऑर्डर देखना तो सीख लिया कि किस तरीके से हम किस में लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है किस में कम है, इसका ऑर्डर दे पाएंगे आराम से। पर कैलकुलेशन नहीं सीखा है हमने लेटेस्ट का अभी तक, है ना। तो हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं लेटेस्ट का। कैलकुलेशन सीखने के लिए लेटेस्ट एनर्जी के दो प्रोसेस होते हैं, एक बॉर्न हैबर प्रोसेस है, एक बॉर्न लैंडर प्रोसेस है। तो हम यहाँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बॉर्न हैबर प्रोसेस पढ़ेंगे, जो कि एक इनडायरेक्ट मेथड है कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी को करने का अपना, ठीक है। देखिए, तो लेटेस्ट एनर्जी का कैलकुलेशन शुरू करने जा रहे हैं अपन, और प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं बॉर्न हैबर प्रोसेस, जो कि किस पे बेस्ड है, हेस लॉ पे बेस्ड है। बेसिकली हेस लॉ जो पढ़ते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, पर यहाँ पर एनर्जी बेसिस पर जो प्रोसेसेस आ रहे हैं तो हेस लॉ इसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या बेसिकली क्या होता है हेस लॉ वो देख लेते हैं एक बार के लिए तो अपन। तो देखना ज़रा, थोड़ा ध्यान से देखिए। द नेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन or of any process always remains same whether the reaction takes place in one step or many step, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी रिएक्शन जो है, या किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो वन स्टेप में हो रहा है या मैनी स्टेप में हो रहा है, तो सेम रहेगा वहाँ का एंथैल्पी चेंज जो होने वाला है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी से। किस तरीके से हम लेटेस्ट एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, ये जो बॉर्न हैबर साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं इससे कैलकुलेशन करने वाले हैं, और ये बेस्ड है हेस लॉ पर। हेस लॉ बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, पर हम यहाँ पर एनर्जीज के प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं तो हेस लॉ काम में लिया जाता है, स्पेशली केमिकल ये लेटेस्ट एनर्जी का कैलकुलेशन करने के बेसिस पर, ठीक है। तो देखते हैं अपन बॉर्न हैबर साइकिल में, पहले हेस लॉ ये देख लेते हैं कि क्या कहता है हेस लॉ। तो द नेट enthalpy change of a chemical reaction or any process always remains same whether the chemical reaction plays in one step and many step। तो देखो भाई, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसमें जो नेट एनर्जी ये एंथैल्पी चेंज होता है वो सेम रहने वाला है, चाहे वो एक स्टेप में हो, चाहे वो एक से ज़्यादा स्टेप में हो, मैनी स्टेप में चली जाए, है ना। अब क्योंकि हमें ये जो कह रहा है ऐसे कि भैया या तो एक स्टेप में हो तो भी सेम ही रहने वाला है चेंज जो है, या एक से ज़्यादा स्टेप में हो तो भी सेम ही रहने वाला है, वो क्यों कह रहा है, क्योंकि हम जो बॉन्ड हैबर साइकिल पढ़ने जा रहे हैं वो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है यहाँ पे। जैसे देखो ज़रा, हमको लास्ट में ये चीज़ पता करनी होती है कि NaCl बनाना होता है। बेसिकली मैंने आपको यही चीज़ बताई है ना कि लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो एंडोथर्मिक भी होती है और एक्सोथर्मिक भी होती है। वन मोल जैसे NaCl अपन ने बनाया था लास्ट लेक्चर में, तो बॉन्ड ब्रेक करने में दिया गया एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेट करने में जो एनर्जी काम में आ रहा है, बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी को हम एक्सचेंज एनर्जी बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। जो चेंज हो रहा है एनर्जी में उसको लेटेस्ट एनर्जी कह रहे हैं अपन यहाँ पे। तो चेंज तो तभी होगा जब दो आयन्स मिलकर कोई एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और हमने ये चीज कर ली है अर्लियर कि कोई भी आयन और कोई भी दो आयन जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, पर कंडीशंस ये हैं कि एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए अगर आयनिक बॉन्ड हमने बनाना है तो, और मेटल नॉन मेटल में भी एक कैटायन होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए। तो वो कैटायन एनायन तक आने का जो प्रोसेस होता है वो अपन को फॉलो करना पड़ेगा, उसको ही मैनी स्टेप्स यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखते हैं अपन थोड़ा सा आगे। देखिए, बॉन्ड हैबर साइकिल फॉर NaCl। तो मैंने NaCl हैबर साइकिल लिया है। पहले ना मैं आपको NaCl बनाना सिखा रही हूँ कुछ एक स्टेप्स के साथ, उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे कैलकुलेशन करना है अपने को लेटेस्ट का, है ना। तो देखना ज़रा, मैंने यहाँ पर
भैया जो टारगेट बेस है वो ये है कि ये जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है यहाँ पर, Cl2 जो है वो तो गैसियस में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। तो और मुझे दोनों को मिलाकर NaCl सॉलिड यहाँ पर बनाना है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल फॉर्म करना है यहाँ पे, है ना। अब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो फॉर्म होगा उसके लिए तो हमको Na+ और Cl- चाहिएगा, और ये भी गैसियस में होना चाहिए स्टेट्स में, और ये भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। बेसिकली स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही आयन जो है वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए, तभी जाकर NaCl अपना बन पाएगा। अच्छा, वो भी ठीक है। गैसियस के साथ साथ दोनों ही आयन जो है वो एक का तो कैटायन फॉर्म होना चाहिए और एक का एनायन फॉर्म होना चाहिए, तब जाकर दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा और बॉन्ड बन पाएगा, यानी मॉलिक्यूल बन पाएगा। ये सब बातें हमें पता है ना। तो किस तरीके से हमको इस फेज में इसको पहुंचाना है वो ही स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं, देखना ज़रा। तो सोडियम जो सॉलिड स्टेट में है और Cl2 जो गैसियस स्टेट में है, उसमें हम फॉर्मेशन एंथैल्पी डालेंगे जिससे वो NaCl बन जाएगा। अब फॉर्मेशन एंथैल्पी है क्या, बेसिकली ये समझेंगे बार के लिए। तो देखिए क्या है डेफिनेशन फॉर्मेशन एंथैल्पी का, कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज when one mole of the compound is formed from the elements in the standard state। भैया जो एलिमेंट्स हैं वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में आकर 1 मोल कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, और उस कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए उसको हम ΔH फॉर्मेशन कह रहे हैं, या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये चाहिए हमको यहाँ पे, और 1 मोल कंपाउंड ही बनाना है अपने को यहाँ पे, और स्टैंडर्ड स्टेट फॉलो हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, मैंने कहा कि सॉलिड जो है वो तो सीधा सीधा NaCl नहीं बना पाएगा, हमको तो Na+ चाहिएगा गैसियस स्टेट में। तो हमने कहा यार सॉलिड जो है यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी दी जाए, सॉलिड को यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी दी जाए कि वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाए। ये बातें तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पहले भी कर ली हैं, कि किसी भी एक सॉलिड स्टेट में जो कोई भी कंपाउंड या कोई भी एटम प्रेजेंट है उसको गैसियस में कन्वर्ट करना है तो सब्लिमेशन एनर्जी दी जाएगी, सब्लिमेशन एनर्जी से वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सोडियम एटम को सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड कराई है, जिससे वो कन्वर्ट हो चुका है सोडियम गैसियस एटम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। गैसियस एटम को भी कन्वर्ट करना है आयन में, तो मैं यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट यहाँ प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि सोडियम गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा उसके वैलेंस शेल में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na+ एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें एक कैटायन तो मिल चुका है जिससे हमको बॉन्ड बनाना पड़ेगा किसी एनायन के साथ। वहीं सेकंड पार्ट में हाफ Cl2 यहाँ पर दिया हुआ है, पर हमें NaCl बनाने के लिए एक Cl- आयन यानी कि क्लोराइड आयन का ज़रूरत है, पर यहाँ पर तो हाफ Cl2 गैस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Cl2 को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि डिसोसिएट करना पड़ेगा अपने को। तो हाफ Cl2 को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पर हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रही हूँ, जिससे हाफ Cl2 ब्रेक होकर Cl में ब्रेक हो गया है यहाँ पर मुझे यहाँ पर Cl एटम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर तो Cl- यानी एनायन चाहिए, यानी क्लोराइड आयन चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं ΔHg यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूंगी, और यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा कर इसे कन्वर्ट कर दूंगी किसमें, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर दूंगी। ये जो प्रोसेस है, भले ही चाहे हम ये प्रोसेस जो है वो एक साथ ले रहे हैं यहाँ पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये सारे प्रोसेस हम पहले पीरियोडिसिटी वाले टेबल में पढ़कर आ चुके हैं चैप्टर 2 में। मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हैं पहले भी कि अगर आप ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो एफिनिटी देनी पड़ेगी, या फिर एफिनिटी कह लीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह लीजिए, और अगर आप बाहर निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सब बातें हमारे बीच हो चुकी हैं। उन्हीं सब बातों को सीखते सिखाते हुए हम आज यहाँ पर लैटिस का कैलकुलेशन के लिए उन सारे को इंटीग्रेटेड बेसिस पे यूज में ले रहे हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें यहाँ चल रही हैं। तो मैंने ये चीज़ कही कि जब मुझे फाइनली मिल गया मेरा आयन, सोडियम सॉलिड से मुझे Na+ गैसियस एटम मिल चुका है, हाफ Cl2 गैस से मुझे Cl- यानी क्लोराइड आयन मिल चुका है गैसियस फेज में। तो अब मैं दोनों ही आयन्स को लेटिस प्रोवाइड कराऊंगी। यहाँ मैंने ये लेटिस एनर्जी दी, और दोनों ही आयन एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि 1 मोल NaCl होगा, जो कि मुझे चाहिए ये बनाने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर मैंने लेटिस एनर्जी देकर फाइनली 1 मोल मॉलिक्यूल बना लिया,
पर अब मैं कैलकुलेशन यहाँ सिखा रही हूँ आपको, तो कैलकुलेशन किस तरीके से होने वाली है ये समझो ज़रा। अब आप खुद सोचो इस चीज़ को, वेरी कॉमन सेंस वाला बात है ये तो, कि मान लीजिए हमने यहाँ पर चीज़ें ट्राई की हैं, मैंने यहाँ सब्लिमेशन एनर्जी ली है, मैंने यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ली है, मैंने यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिया है, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिया है, और फिर मैंने लास्ट में जब दोनों आयन क्रिएट हो गए तो मैंने उसको लेटेस्ट देकर 1 वाला बना दिया, 1 मोल बना दिया मैंने कंपाउंड आपका, ठीक है। तो अगर मुझे सब्लिमेशन का डेटा मिल जाए, अगर मुझे आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा मिल जाए, अगर मुझे गेन एंथैल्पी का डेटा मिल जाए, अगर मुझे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा, अगर मुझे फॉर्मेशन एंथैल्पी का डेटा मिल जाए, तो क्या मैं लेटेस्ट का डेटा नहीं निकाल पाऊंगी, लेटेस्ट एनर्जी का डेटा नहीं निकाल पाऊंगी? क्या बिल्कुल निकाल पाऊंगी ये चीज़ मैं बहुत ही आसानी से। और ये जो प्रोवाइडेड डेटा है ये क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दिया होता है आपको, है ना। आपको तो बस कैलकुलेशन करनी होती है और इस तरीके का बेसिक फॉर्मेट रेडी करना होता है बॉन्ड हेबर साइकिल का। तो ये जो पूरा फॉलो किया है मैंने, सारा का सारा साइकिल बनाया है, इसी को ही बोला जाता है बॉन्ड हेबर साइकिल, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं लैटिस एनर्जी को। तो बस ये इतना चीज़ करना है आपको। अब देखो डेटा में कहीं पर भी परेशानी नहीं है अपने को, डेटा तो सामने वाला क्वेश्चन में प्रोवाइड करा कर देगा, हमारे को तो साइकिल बनाना आना चाहिए वो बहुत सही से। अब इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे मुझे अच्छे से पता है, आपको भी पता है कि NaCl बनाने के लिए तो भैया मुझे तो Na+ चाहिएगा, Cl- चाहिएगा। तो मैंने यहाँ पर Na+ बनाने के लिए पहले सब्लिमेशन देकर गैसियस में इसको कन्वर्ट कर दिया। गैसियस में कन्वर्ट करने के बाद ये तो न्यूट्रल एटम है मेरा, न्यूट्रल में थोड़ी ना अपन को, न्यूट्रल तो भैया नहीं बना सकता है, ये बॉन्ड नहीं बना सकता, तो मुझे इसको कैटायन में कन्वर्ट करना है। अब मुझे पता है Na+ चाहिए, मुझे कैटायन में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। बस ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा मैं एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूँ, ज़रूरी थोड़ी ना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज़ आपको बोली, कि मुझे तो भैया कन्वर्ट करना है इसको, आप तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेरे को चाहिए, ये क्या कहते हैं उसको, वो बॉन्ड हेबर साइकिल, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बॉन्ड हेबर साइकिल चाहिए मुझे, तो ये रहा मैग्नीशियम आपका सॉलिड, ये रहा हाफ O2 आपका गैसियस, और आप यहाँ बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि फटाफट से सब्लिमेशन एनर्जी देकर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे मैग्नीशियम गैसियस एटम में। और अगर आपको, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर टूट रहा है यहाँ पर, तो ये ब्रेक होगा Mg+2 में और O-2 में। समझ में आई ये बात, ये इसका आयनिक फॉर्मेशन है। तो हमें यहाँ पर मैग्नीशियम जो गैसियस एटम है इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मैग्नीशियम प्लस में IE1 देकर, और फिर वापस से इसको IE2 दिया जाएगा और ये कन्वर्ट होगा Mg+2 में। गैसियस है भैया और ये भी गैसियस है, ठीक है। यहीं वापस से हमें हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा, जिससे ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, और ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा O- में, जहाँ हमें डेल्टा Eg देना पड़ेगा 1, और वहीं हमें चाहिए O-2, तो ये कन्वर्ट होगा डेल्टा Eg2 देने के बाद O-2 में। आपके पास Mg+2 है, आपके पास O-2 है, आप लेटिस देंगे यहाँ पर, लेटिस को U से भी लिखते हैं, आप लेटिस देंगे यहाँ, लेटिस एनर्जी देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा MgO में, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा डेल्टा H फॉर्मेशन। तो मैं आपको यही तो बात समझा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक आयनाइजेशन से या एक डेल्टा Eg से काम चल जाए अपना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको तो आयन देखना पड़ेगा कि कौन सा, मतलब किस तरीके का क्रिस्टल बनवा रहा है वो आपसे। अगर क्रिस्टल NaCl है तो पता है कि Na+Cl- से काम चलने वाला है, मॉलिक्यूल बनने वाला है आपका, तो आपको Na+ बनाने में क्या है, एक IE1 दे दीजिए बस आप, और ये एक डेल्टा Eg दे दीजिए बस आप। पर कल को अगर आपको क्रिस्टल मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसा दिया जा रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि भैया मैग्नीशियम का तो वैलेंसी Mg+2 में टूटता है ये, और O जो है O-2 में टूटता है, तो फिर तो आपको Mg+2 तक लाने के लिए दो आयनाइजेशन एनर्जीज को देनी ही पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी, है ना। वहीं O-2 तक लाने के लिए डेल्टा Eg1 डेल्टा Eg2 देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा इसको। ये डेल्टा Eg वही है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साइन का दूसरा आता है, आप लेक्चर देखिएगा वहाँ पे बताया हुआ है, मैंने इसका पूरा का पूरा सब चीज़ें बताई हुई हैं, हर एक चीज़ देखो ज़रा।
तो ये कुछ प्रोसेस है आपका। अब आप बना सकते हैं आराम से। अब चाहे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाइए, आप पोटेशियम इसका KF का भी बना सकते हैं आप और किसका बना सकते हैं, क्रिस्टल बेसिक पे बना सकते हैं, आप AlCl3 का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप आराम से बॉन्ड हेबर साइकिल इनका बना सकते हैं। बस वैलेंसी का ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से वो दीजिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी दीजिएगा, उसी हिसाब से आप ये डेल्टा Ag दीजिएगा, है ना। तो बस उसी में ही चीज़ें हो जाएंगी। बाकी सब्लिमेशन तो सब में सेम ही देना है, बॉन्ड डिसोसिएशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरह से चीज़ें बन जाएंगी आपकी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा एक और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया जा रहा है, मैंने दिया है यहाँ पे Cl2 को Cl में कन्वर्ट करने के लिए, सामने वाला जो डेटा देता है वो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ही देगा, वो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का नहीं देगा डेटा। आपको पता है कि आपने हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया है, हाफ BDE दिया है, तो जो वो डेटा दिया जाएगा उसको आपको हाफ करना पड़ेगा। कई बार ऐसी गलती हो जाती है हमारे से कि वो जो BDE का डेटा देता है ना, वो जो BDE का डेटा देता है उसको हम सीधा का सीधा रख देते हैं, पर एक्चुअल में BDE अपना BDE नहीं है पूरा, अपन ने हाफ दिया हुआ है इसको, तो अपने को हाफ करके रखना है उस डेटा को, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखिएगा, बाकी तो कोई क्लिश नहीं आने वाला, सही है चीज़ें, ठीक है। देखो ज़रा, तो थोड़ा मैंने एक और क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेके बता दिया आपको, थोड़ा ये ध्यान रखना, वैलेंसी बेसिस पे ध्यान रखिएगा चीज़ें। एक क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे, देखिएगा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी, यानी कि LE कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर, है ना, सॉलिड KF का। और किसकी हेल्प से करना है, डेटा दिया हुआ है आपको। देखो डेटा किस किस का दिया है देख लेंगे एक बार अपन। डेल्टा H0 फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है KF की। सब्लिमेशन दिया है पोटेशियम का। आयनाइजेशन एनर्जी दिया है फर्स्ट पोटेशियम का, इससे पता चलता है कि K+ ही आने वाला है, यानी कि एक ही IE1 दी जाएगी। डिसोसिएशन दिया है F2 का और डेल्टा Eg दिया है F का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसने दी है। और रिएक्शन है K+ हाफ F2 गैस से KF बनाना है अपने को, ये चीज़ अपने को KF बनाना है फाइनली, ये अपने को करना है। डेटा सामने वाले ने प्रोवाइड किया हुआ है, अब आपका कॉल है, ये आपका कॉल है कि आप किस तरीके से बॉन्ड हेबर साइकिल क्रिएट करते हैं। साइकिल वाइकल बना के फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में डेटा सारा दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, डेटा एज इट इज़ रखना है और कैलकुलेट करके लेटेस्ट एनर्जी निकाल लेना है अपने को। पर अब दिक्कत वही तो आती है ना कि बॉन्ड हेबर साइकिल सही बननी चाहिए अपनी, बॉन्ड हेबर साइकिल सही बनी है, लेटेस्ट निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो एक बार बॉन्ड हेबर बनाकर देखते हैं KF का अपन। मैंने यहाँ पर पोटेशियम सॉलिड में दिया हुआ है, आपको सबसे पहले एक यही काम करना है कि सब्लिमेशन एनर्जी दे दीजिए आप तो, और ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस में। मुझे पता है कि KF जो है ये ब्रेक होता है K+ और F- में, यानी कि K+ बनाना है मुझे। K+ बनाने के लिए मुझे यहाँ पर IE1 देना पड़ेगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी 1 देना पड़ेगा, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा K+ में। हाफ F2 दिया है यहाँ पर, मुझे हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे ये कन्वर्ट हो रहा है F गैस में। और मुझे पता है F- बनाना है, तो मुझे यहाँ पर डेल्टा H यानी गेन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। Eg1 ही देना पड़ रहा है क्योंकि F- में ही तो कन्वर्ट करना है, ये F- में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फेज चल रहा है यहाँ पे। और ये रहा K+, ये रहा F-, दोनों को म्यू दीजिए, सॉरी U दीजिए, जिसको बोला जाता है लेटेस्ट एनर्जी भी बोला जाता है, इसको लेटेस्ट एनर्जी दे दीजिए और आराम से KF में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बड़ी आसान सी बात है। आप बॉन्ड हेबर साइकिल बना सकते हैं। आपको क्रिस्टल को ब्रेक करना आना चाहिए, आपको वो ब्रेकिंग सिस्टम जो वहाँ चलाया है उसको देना आना चाहिए, यहाँ पे कि क्या क्या दिया जाना चाहिए डेटा बेसिस पे प्रोसेस, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें हैं थोड़ी, है ना। तो किस तरीके से अब मैंने इसको फॉर्मूले में रखा है देख लो, एक बार देख लो। मैंने कहा अपने को तो भैया लेटेस्ट से मतलब है, लेटेस्ट निकालेंगे, पर ये जो डेल्टा HF दिया गया है, ये पूरा डेल्टा HF यहाँ दिया गया था, जो 1 मोल बनाने में जो डेल्टा HF दिया गया है वो कितने प्रोसेस के बराबर है देखो। सब्लिमेशन के यही बराबर है, आयनाइजेशन एनर्जी के यही बराबर है ना, IE1 के। और
बी डी हाफ बी डी के ये बराबर है, और डेल्टा एच ई जी, और साथ में लेटेस्ट एनर्जी आपका। तो ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो ये कम से कम 3 और 2 5 प्रोसेस यहाँ, यानी या तो प्रोसेस कह लीजिए या स्टेप्स कह लीजिए, क्योंकि हम ये पढ़ कर आए कि एक स्टेप में और 2 स्टेप में हो सेम रिमेन सेम ही रहता है चीज़ों को, है ना, जो एंथैल्पी चेंज होता है उसका, वो चीज़ बोला है हमने। तो ये डेटाज दे रखे हैं और सबके डेटा प्रोवाइडेड है भाई। ये देखो सब्लिमेशन का डेटा के का ये प्रोवाइड रहा, ये रहा, ये IE1 के का ये प्रोवाइड रहा हमें, डिसोशिएशन F2 का ये रहा, डेल्टा HEG-F का ये जो दिया है ये रहा, और क्या दिया है अपने को यहाँ पे, और इसने डेल्टा H0F दे दिया इस बार लेटेस्ट निकलवाया इसने, तो इसने ये प्रोवाइड करा दिया हमको। हमारा जो टारगेट है हमको निकालना है लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट निकालना है अपने को, तो है ना। तो अब क्या ही दिक्कत है भाई, कुछ तो दिक्कत नहीं है। 5 से 6 डेटाज हैं फॉर्मूला में, 6 में से 5 प्रोवाइडेड है, एक निकाल लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। देखो ज़रा फॉर्मूला देखो इधर, डेल्टा HF का दे रखा है 562.6, ठीक है। डेल्टा H सब्लिमेशन जो कि पॉजिटिव होता है यानी एंडोथर्मिक होता है 89.6 प्लस में रखेंगे। डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी जो कि फिर एंडोथर्मिक है प्लस में है तो प्लस में ही रखेंगे। हाफ डेल्टा डिसोसिएशन जो है वो थर्मिक है, प्लस में ही रखा जाएगा। डेल्टा EG हमेशा नेगेटिव होता है फर्स्ट EA1 का डेल्टा EG नेगेटिव होता है। ये बात मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाई थी तब बताई थी कि Cl जो है Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो EA1 दी जा रही है, वहीं डेल्टा EG1 भी बोलेंगे जो कि पॉजिटिव है पहली, और ये इसका रिवर्स हो जाएगा यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। ये बातें हमारे पास पहले भी हो चुकी हैं और ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, है ना। देखो ये EA की बातें हैं, EA की, जिसको नहीं पता है बता दूँ। ये देखो डेल्टा EG जो कि नेगेटिव लेना है फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट डेल्टा EG ही निकाल रहे हैं अपन, और लेटेस्ट भी जो है वो एक्सोथर्मिक होता है तो एक्सोथर्मिक ले रहे हैं, माइनस का साइन ले रहे हैं, तो ये माइनस रखा यहाँ, ये माइनस रखा यहाँ। फाइनली मैंने सबका डेटा यहाँ पर पहले रखा हुआ है और मुझे फाइनल यहाँ लेटेस्ट निकालना है, और लेटेस्ट निकाल चुके हैं अपन, जो आ रहा है पॉजिटिव में यानी कि 817.7 किलो जूल पर मोल में आ रहा है। तो ये KF का लेटेस्ट एनर्जी हमको यहाँ बॉर्न हेबर साइकिल से देखने को मिलता है। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको हर एक स्टेप आता है, यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। जिस बच्चे को आयनाइजेशन एनर्जी अच्छे से आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छे से आता है, सब्लिमेशन आयनाइजेशन में मैंने बता ही रखा है, लेटेस्ट अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिया है, तो वो बॉर्न हेबर साइकिल चाहे आप किसी भी क्रिस्टल का ले लीजिए आराम से बना पाएगा, कोई परेशानी नहीं है ना। तो आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब 2 प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या तो वो डेल्टा नॉट H यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दे देगा और लेटेस्ट पूछेगा आपसे, या फिर बहुत सीधी सी बात है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो पूछ लेगा और लेटेस्ट का डेटा दे देगा। क्योंकि हमने यहाँ लेटेस्ट पूछा क्योंकि हमारा जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, ये हम सीख ही रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है लेटेस्ट का, पर वो डेल्टा H0 फॉर्मेशन भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो दोनों ही पूछ सकता है, पर दोनों में से किसी एक का डेटा प्रोवाइड कराएगा, अपने को तो रखना ही है बस उस चीज़ को। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं अपन अब अगले टॉपिक के साथ। तो लेटेस्ट एनर्जी के कैलकुलेशन के बाद हम पढ़ते हैं अब हाइड्रेशन एनर्जी। देखना तो बेसिकली एनर्जी के टर्म्स पढ़ते जा रहे हैं अपन, है ना। पहले लेटेस्ट सीख लिया, पहले आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन सीख लिया, फिर लेटेस्ट सीख लिया कि किस तरीके का क्या होता है, एक्सो एंडो जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। देन फिर सीख लिया अपन ने कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है लेटेस्ट का ऑर्डर कैसे देखा जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोसेसेस में, आगे चलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी सीखते हैं। बेसिकली इसको बोला जाता है HE शॉर्ट फॉर्म में। तो देखना जरा क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी। देखो, अ प्रोसेस इन विच अ गैसियस आयन आर कन्वर्टेड इनटू एक्वस आयन, यानी कोई भी एक गैसियस आयन जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, गैसियस आयन में। इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रेशन। और इसमें लिया जो एनर्जी यूज आ रहा है, बेसिकली रिलीज हो रहा है यहाँ पे एनर्जी, तो एनर्जी जो यूज आ रहा है उस बेसिकली इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाता है। कोई भैया गैसियस आयन है उसको एक्वस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, उसमें जो प्रोसेस एनर्जी यूज आ रहा है उस प्रोसेस को बोला जा रहा है हाइड्रेशन एनर्जी बोला जा रहा है, और उस बेसिकली उस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोला जा रहा है।
जो यूजेबल एनर्जी है उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोला जा रहा है, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज होगा हमेशा यहाँ पे, यानी कि ऑलवेज नेगेटिव जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट के बारे में मैंने ये चीज़ कही थी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, पर यहाँ पर हमेशा 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 हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में ही रहेगा, फिक्स है, ये चीज़ तय है ना। तो देखो ज़रा क्या करने वाले हैं अभी अपन, लास्ट में कंक्लूजन देंगे, पर प्रोसेस समझते हैं पहले। तो देखो ये गैसेस एटम है कोई, और यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुआ है जब इसको चेंज किया है हमने एक्वस आयन में, यानी अब एक्वस आयन में चेंज कर रहे हैं तो पानी में डालना पड़ेगा, इसको हम वाटर मॉलिक्यूल में ऐड कर रहे हैं अपन। तो कोई भी एक आयनिक कंपाउंड जिसे हम एक वाटर मॉलिक्यूल में ऐड कर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रेशन, है ना। इसको सॉल्वेशन भी बोला जाता है, इसको हाइड्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमने गैसियस आयन को चेंज कर दिया एक्वस आयन में, वाटर में डाल के एनर्जी रिलीज हो गई, जिससे हमने हाइड्रेशन एनर्जी बोला। कुछ प्रोसेस जो है इस तरीके का है, ये आपका कैटायन है Na+, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास पूरे कैटायनिक स्फीयर में फैले हुए हैं, इनके बीच देखना O जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन बनेगा यहाँ पर देखना भैया, देखना Na+ और O- के बीच में यहाँ एक अट्रैक्शन एनर्जी देगा। ये जो लाइन है इसको बोला जा रहा है अट्रैक्शन एनर्जी, जो कि बराबर मानी जा रही है, इक्वल मानी जा रही है हाइड्रेशन एनर्जी के। तो कंक्लूजन यहाँ से निकल कर आया, जो ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये कन्वर्ट कर दिया Na गैसियस को किस में, एक्वस में कन्वर्ट कर दिया। तो जो Na पॉजिटिव आयन है, जो कैटायन है, उसका अट्रैक्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के बीच, यानी O- के बीच में। दोनों का जो अट्रैक्शन एनर्जी होगा उसको ही बोला जा रहा है किसके इक्वल, हाइड्रेशन एनर्जी के इक्वल बोला जा रहा है, और इसी प्रोसेस को हाइड्रेशन एनर्जी अपन बोल रहे हैं। अब ये बात जब हमने कही कि कैटायन के लिए कही है, मान लीजिए अगर कोई एनायन के लिए बोले तो कि हमने यहाँ कहा है भाई कि किसी भी आयन को, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको वाटर में बनाने पर जो प्रोसेस फॉलो होता है उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाता है। तो यहाँ तो हमने कैटायन के बारे में बोला, एनायन भी तो कर सकते हैं ना, हाँ कर तो सकते हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें। देखो जैसे मैंने यहाँ किया भी है कि यहाँ मैंने क्लोराइड आयन ले लिया है, ये क्लोराइड आयन का गैसियस एटम लिया है, वो एनर्जी भैया बाहर निकल रहा है, आपका रिलीज हो रहा है, Cl- एक्वस में कन्वर्ट हो गया। पानी में डालने के बाद यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा, Cl- का होगा, आपकी बात H+ के साथ होगा, ये O के साथ नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है। ऑपोजिट आयन, अनलाइक आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वहां वाले में Na+ और O- अट्रैक्ट कर रहे थे, पार्शियली नेगेटिव चार्ज था वहां पर। यहाँ पर Cl- और H+ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन एनर्जी निकल कर आ रहा है, जो कि इक्वल है किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के इक्वल है। अब कंक्लूजन क्या दें यहाँ पे, क्योंकि कंक्लूजन से ही तो काम चलेगा अपना। कंक्लूजन हमने यहाँ दिया कि पहले तो एक बात बहुत सिंपल सी है कि कोई भी गैसियस आयन है जिसको वाटर में मिलाएंगे, कोई भी आयन है जिसको वाटर में मिलाएंगे, प्रोसेस पूरा हाइड्रेशन एनर्जी पे चला जाएगा, हमेशा नेगेटिव होगा हाइड्रेशन एनर्जी, ये तो फिक्स रहेगी बात। कंक्लूजन निकल कर आया कि ये जो साइज के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ये गैसियस आयन का जो साइज है, और ये एक्वस हमने बनाया है यहाँ पे हाइड्रेशन देकर, ये ज़्यादा होगा किससे, गैसियस आयन से। यानी एक गैसियस से कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसको, एक्वस आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। हमेशा याद रखना कि जो एक्वस में कन्वर्ट हुआ है उसका साइज ज़्यादा है किससे, गैसियस आयन से। ये जो एक्वस में कन्वर्ट हुआ है इसका साइज ज़्यादा है किससे, एक्वस आयन से, ठीक है, सॉरी एक्वस आयन का ज़्यादा है किससे, गैसियस आयन से। दोनों में ही, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, एक्वस का ज़्यादा होता है साइज, गैसियस आयन से ज़्यादा होता है। देखो तो कुछ रूल है हाइड्रेशन एनर्जी के। रूल बेसिकली ऑर्डर किस तरीके से देना है अपने को हाइड्रेशन एनर्जी का, सेम सिंपल रूल चल रहा है आपका जो लेटेस्ट में चल रहा था। HE यानी हाइड्रेशन एनर्जी जो है आपकी, हाइड्रेशन एनर्जी जो है आपकी वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के यानी साइज के। Q1 Q2 यहाँ पर
चार्ज ऑफ कैटायन, Q2 चार्ज ऑफ एनायन, और R जो है या तो साइज के लीजिए एटॉमिक रेडियस के लीजिए। तो जैसे जैसे चार्ज कैटायन एनायन का बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, पर साइज अगर बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, जस्ट लाइक लैटिस एनर्जी। तो जो लैटिस का ऑर्डर होगा वही तो हाइड्रेशन का ऑर्डर होगा यार, बिल्कुल सही बात है। और यही चीज़ जो है दोनों के बीच का जो ये रेडियस लिया जाता है इसको हाइड्रेशन रेडियस भी बोला जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन रेडियस अगर टर्म आ जाए तो हाइड्रेशन रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो भी सेम ही रहता है हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पे। जैसे ऑर्डर का बात करें अपन हाइड्रेशन एनर्जी का, अपन ने 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल यहाँ लिए हैं। जो कॉमन आयन निकल कर आया है यहाँ लिथियम 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 और लिथियम आया। मैं चार्ज फिक्स करती हूँ यहाँ +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। अब भैया कॉमन आयन देखो चार्ज तो सेम चला गया यहाँ पे, कैटायन पे भी चार्ज +1 है, सब पे ही +1 है, एनायन पे सब पे -1 है, तो Q1 Q2 से तो नहीं बन पाएगा मामला अपना। किससे बनेगा फिर तो भैया बनेगा इससे, साइज से, यानी एटॉमिक रेडियस से बनेगा अपना। तो ये, और वो भी साइज किसका, मतलब कैटायन तो सारे कॉमन हो गए ना, लिथियम प्लस लिथियम प्लस लिथियम प्लस लिथियम प्लस, तो यहाँ पर कैटायन तो कॉमन आयन हो गया आपका, जो कि सब में ही कॉमन है, चारों के चारों में। तो अब किससे चलेगा फिर हिसाब किताब, अब चलेगा किस, इससे एनायन से चलेगा। और एनायन जो है इसका साइज देखा जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने पर साइज जो होता है वो बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। बात तो सही है यार, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती चली गई है भैया। देखो ऐसे यहाँ पर साइज के चार्ज के करते हैं -2 +2 -2 +2 -6 +6, ठीक है। तो एक Na पर चार्ज है Na+ का, एक मैग्नीशियम पर चार्ज है मैग्नीशियम प्लस का, मैग्नीशियम +2 का, और एक एल्यूमिनियम पर चार्ज है एल्यूमिनियम +3 का। यानी यहाँ से यहाँ जाने पर चार्ज ऑफ कैटायन जो है बढ़ रहा है, यानी चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ इस तरीके का ऑर्डर हमको फॉलो करना है, यानी C सबसे ज़्यादा, देन B, देन A। ये सब ये सेम ही तो चल रहा है लेटेस्ट एनर्जी वाला, बिल्कुल वही तो प्रोसेस है। सेम एग्जांपल लिए हैं, बस यहाँ बताया गया है कि वहाँ एनर्जी दूसरी यूज़ ली जा रही है, यहाँ दूसरी यूज़ ली जा रही है। ये हमेशा नेगेटिव रहने वाली है, और ये फिक्स चीज़ याद रखिएगा। अब वेरिएशन कहाँ आ रहा है, आप कैसे ये चीज़ दिखा रहे हैं हमें कि आपने ये तो बता दिया कि लैटिस इसको बोला जाता है, हाइड्रेशन इसको बोला जाता है। दोनों का तो ऑर्डर भी आपने सेम ही फॉर्मूले से तो निकाल रहे हैं आप, Q1 Q2 1 R से उसका कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, तो फिर क्या डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, एक तो प्रोसेस में डिफरेंस है, लेटिस दोनों हो सकती है, एंडो एक्सो मतलब + दोनों हो सकती है। ये नेगेटिव रिलीज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो एक तो ये चीज़ डिफरेंस में है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी निकालने में दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। सॉल्युबिलिटी निकालने में काम में आता है लेटिस और हाइड्रेशन एनर्जी। अब कब कहाँ कैसे काम में लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले सॉल्वेशन समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला, कोई भी एक आयन्स हैं जो उसको वाटर में डालने पर इसको हाइड्रेशन भी बोला जा सकता है और सॉल्वेशन भी बोला जा सकता है। तो हाइड्रेशन का सेम वही डेफिनेशन लगभग सॉल्युबिलिटी का होगा, सॉल्वेशन एनर्जी का होगा। तो जैसे हमने NaCl को लेटिस दिया और ये कन्वर्ट हुआ Na+ और Cl- के गैसियस आयन्स में, और हमने इसको हाइड्रेशन दिया तो ये और टूट गया एक्वस में और एक्वस में। तो यानी कि डिवाइड हो जाना आयन्स का, वाटर में डालने के बाद डिवाइड हो जाना आयन्स का सॉल्वेशन कहलाता है बेसिकली। तो देखो, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो लेटिस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पर हाइड्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक समरी में लिखूँ यहाँ पे, तो क्या ये लिख सकती हूँ क्या कि ये जो सॉल्युबिलिटी है आपका, हाइड्रेशन एनर्जी के प्रोपोर्शनल है और लेटिस एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने यहाँ पर इसको समरी वाइज लिख दिया, तो अपने को तो ये याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रेशन का भी वही निकालना है, ऑर्डर उसी तरीके से निकाल रहे हैं, लेटिस का भी उसी तरीके से निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस क्या आ रहा है। अरे डिफरेंस तो है ना भाई, डिफरेंस ही तो है यहाँ पे। देखो ना, सॉल्युबिलिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन के, पर लेटिस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी के जो ऑर्डर आने वाला है उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा भाई, है ना। अगर हाइड्रेशन का प्रोपोर्शनल करके ऑर्डर लिखते हैं सॉल्युबिलिटी का तो डिफरेंट ऑर्डर आएगा।
लेटिस के बिहाफ पर लिखते हैं तो डिफरेंट ऑर्डर आएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है लेटिस और सॉलिड ये हाइड्रेशन पढ़ाने के बेस पे कि हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इस हिसाब से निकालते हैं। कुछ रूल्स देखते हैं स्टेबिलिटी देखने के, तो देखो ज़रा, मतलब कौन सा ज़्यादा सॉल्यूबल है, सॉल्युबिलिटी का हिसाब किताब देख रहे हैं अपन। देखो एक बारी, रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखिए मैंने कुछ यहाँ आयन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेना कॉमन आयन कौन सा होता है। मैं पहले वही बता देती हूँ कि कॉमन आयन कौन सा होता है। जैसे मैंने कहा कि दो मॉलिक्यूल लिखे LiCl और LiBr, मैंने पूछा दोनों में से कॉमन आयन कौन सा है, तो लिथियम और लिथियम दोनों में से कॉमन आयन है, ये याद रखना है ना। तो कॉमन आयन के बेस पे कॉन्सेप्ट, आपको कॉमन आयन पता होना चाहिए, देखना आना चाहिए और बड़े आराम से देखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो ज़रा देखो एक बार, समझते हैं अपन इस चीज़ को। रूल नंबर 1, 2, 3 है, थर्ड तो बेसिकली एक्सेप्शन है यहाँ पर, तो 1, 2 ज़्यादा मेजर में है। अगर कॉमन आयन स्मॉल है, स्मॉल जैसे कि O-2N-3 ये हेलोजन है, और हेलोजन बेसिस पे ये सिर्फ फ्लोराइड आयन है, बाकी के तो 3 हेलोजन वहीं चले गए। ये OH माइनस है, लिथियम प्लस है, और Na प्लस Ba प्लस स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो है वो लेटिस से दिया जाएगा, यानी कि लेटिस का जो अगर कॉमन आयन 3 से 4 लोगों में कॉमन आयन इनमें से कोई एक या स्मॉलर आयन है, तो लेटिस का ऑर्डर निकालेंगे, उसका रिवर्स करेंगे, वो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा। पर वहीं अगर बात करते हैं बिगर आयन का, बिगर आयन इनमें से कोई आ गया, जैसे Cl माइनस Br माइनस I माइनस आ गया, या NO3 माइनस SO4 माइनस 2, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम आ गया, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो है वो हाइड्रेशन से निकाला जाएगा, और हाइड्रेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर जो इसका ऑर्डर आएगा वही उसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा देखना, डिफरेंस आ चुका है। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इसके प्रोपोर्शनल है, सेम ही आएगा। इसका लेटिस का ऑर्डर इनवर्सली है, यानी जो उसका आएगा उसका उल्टा आएगा सॉल्युबिलिटी का। ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। थर्ड रूल नंबर थर्ड का बेसिकली क्या है कि एक्सेप्शन बेसिस पर है, मैंने उसको रूल नंबर 3 में ही कन्वर्ट कर दिया है, पर है ये एक्सेप्शन बेसिस पे, है ना। तो देखो ज़रा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, जो ये फर्स्ट ग्रुप के आयन हैं, अगर ये इनमें से 4 किसी ग्रुप के साथ दिख जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप के आयन जो है ये, फर्स्ट ग्रुप के आयन जो है ये, इनमें से 4 किन्हीं ग्रुप के साथ दिख जाते हैं, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो किससे दिया जाएगा, लेटिस से दिया जाएगा। ये सिर्फ इन्हीं पर ही एप्लीकेबल है, बाकी रूल नंबर 1 अलग है, रूल नंबर 2 अलग है, ये एक्सेप्शन या रूल नंबर 3 अलग है। पर इनको ध्यान रखिएगा, याद क्या ही करना है, स्मॉलर आयन याद करना है, बिगर आयन याद करना है। स्मॉलर आयन का लेटिस से दिया जाएगा, बिगर आयन का हाइड्रेशन से दिया जाएगा, बस दैट्स इट। आता है आपको हाइड्रेशन और लेटिस एनर्जी का ऑर्डर देना, उसी के साथ सॉल्युबिलिटी का अपने आप फ्री में मिल रहा है। बाकी तो आपको याद रखना है रूल, और रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, बेसिकली आयन के नाम याद रखने हैं बस। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर बात करी जाए अगर फाइंड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी की, तो यहाँ कॉमन आयन देखेंगे पहले तो कॉमन आयन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कॉमन आयन ऑक्सीजन है और कॉमन आयन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किस में आता है, ऑक्सीजन तो इसमें आता है, यानी कि स्मॉलर में आता है। स्मॉलर में आता है तो स्मॉलर का तो किससे दिया जाता है सॉल्युबिलिटी, लेटिस से दिया जाता है, ठीक है। तो लेटिस से दे सकते हैं अपन, और लेटिस का किससे दिया जाता है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि दिया जाएगा इसको लेटिस से, और लेटिस Q1 Q2 अपॉन R होता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। देखो इधर -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2, चार्ज सेम है, रेडियस पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाने पर साइज जो है वो बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो लेटिस कम होगा, यहाँ से यहाँ जाने पर लेटिस कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि K2O का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, दैट्स इट। ये देखो, तो जो पहले लेटिस का ऑर्डर मैंने निकाल लिया, उसका रिवर्स कर दिया सॉल्युबिलिटी का। मैं तो ये वाली चीज़ कर सकती हूँ, और ये सही है कि लेटिस का ऑर्डर निकाल लो, उसका रिवर्स सॉल्युबिलिटी का कर दो। लेटिस का ऑर्डर निकालना आता है अपने को, है ना। देखो सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने, ये रूल नंबर 1 का जा रहा है वैसे तो, है ना, बिल्कुल रूल नंबर 1 का जा रहा है। ये किसका जा रहा है, ये I- कॉमन आयन है, I- है किस में देखते हैं, मुझे लग रहा है लार्जर में है, बिल्कुल 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 लार्जर में है, और लार्जर का हाइड्रेशन से दिया जाता है, ठीक है। तो इस वाले का तो हाइड्रेशन एनर्जी से दिया जाएगा, यानी कि वही चीज़ है, ठीक है। तो जो हाइड्रेशन का होगा वही उसका ऑर्डर होगा,
+1 -1 +1 -1 +1 -1, कॉमन 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 चार्ज तो सेम हो गए। साइज़ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाने पर साइज़ जो है वो तो इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा तो हाइड्रेशन डिक्रीज़ होगा, हाइड्रेशन डिक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा लिथियम आयोडाइड की होगी। सही बात है, ये तो बढ़िया चीज़ हो रही है। अब की बार ग्रुप तो पहला है सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम, साथ में बेसिकली आयंस तो पहले हैं सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, साथ में ग्रुप लगा SO4 का। ये कुछ रूल नंबर 3 की तरह नहीं दिख रहा है क्या? देखो ज़रा। ओके, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम है और ये SO4 है क्या? यहाँ पर अपने पास भी SO4 है। हाँ बिल्कुल SO4 है। तो ये तो चला गया किसमें? रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 जो है वो लेटेस्ट पे ही जाएगा, यानी जो लेटेस्ट का ऑर्डर होगा उसका उल्टा कर देंगे। लेटेस्ट का निकाल लेते हैं पहले तो अपन ऑर्डर। वही SO4 -2 +2 -2 +2 -2 +2, चार्ज वार्ज बराबर हो चुके हैं। यहाँ से आ जाने पर साइज़ पे जाएगा, साइज़ बढ़ेगा, लेटेस्ट कम होगा, लेटेस्ट कम होगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, बड़ी पड़ी है सोल्युबिलिटी। RB रुबिडियम की ज़्यादा है, देन K2 की, देन इसकी Na2 की। ये बड़ा आसान सा है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले कॉमन एन सेलेक्ट कीजिए, कॉमन एन पता चल जाएगा स्मॉलर बिगर या रूल नंबर 3 में जा रहा है। मतलब मैंने आपको तीनों ही एग्जांपल दिए हैं, तीनों में ही मैंने रूल नंबर 1 फर्स्ट वाले में लगाया है, सेकंड में रूल नंबर 2 लगाया है, थर्ड में रूल नंबर 3 अप्रोच किया है। तो तीनों के एग्जाम्पल में आपको दिखा चुकी हूँ, सामने दे चुकी हूँ, सॉल्व करके भी दिखा चुकी हूँ ये चीज़ में। तो आपको भी इसी अप्रोच के साथ चलना है। पहले सेलेक्ट करना है कॉमन आयन, फिर देखिए स्मॉलर बिगर है उस हिसाब से लेटेस्ट या हाइड्रेशन का निकालिए। लेटेस्ट आता है उल्टा कर दीजिए सॉल्युबिलिटी का, हाइड्रेशन आता है सिमिलर रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे करनी है। तो ये एक बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो आज के लेक्चर में अपन ने देखो कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट सीख लिया एक, तो दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी अपन ले आए वो सीख लिया, सेम ही ऑर्डर होता है भैया उसका तो है ना। सॉल्युबिलिटी सीख ली, सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट का ऑर्डर भी पूछा जाता है, हाइड्रेशन का ऑर्डर भी पूछा जाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और बड़ा ही सिमिलर सा है सब कुछ, पर बस थोड़ा सा चेंज आ रहा है ऑर्डर्स देने में। खास करके सॉल्युबिलिटी में आपको आयंस के नेम याद रखने पड़ेंगे, जो कि बड़े आसानी से याद हो सकते हैं, आसानी से ही हो सकते हैं। देखो ना दिक्कत आ रही है इसमें। ये हेलोजन से 3 हेलोजन यहाँ पे स्टार्टिंग का फ्लोराइड वहाँ पे, OH-, ऊपर के 2 O-2 N-3 है वहाँ पे, बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम मैग्नीशियम बेरिलियम वहाँ पे है। तो यहाँ पे ये पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है यहाँ पे, NO3 और SO4 है यहाँ पे। ये 4 ग्रुप याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप के आयन याद रख लीजिएगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फजान देखेंगे, फजान ख़त्म करेंगे, फजान रूल ख़त्म करेंगे और फिर बैक बॉन्डिंग, देन अपना चैप्टर कंपाइल हो जाएगा। तो तब तक के लिए रिवाइज कीजिए अच्छे से एनर्जीज़ को, एनर्जी का पार्ट अपना यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।